हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 16 अगस्त 1946 से पाकिस्तान की मांग को लेकर सारे देश में दंगे शुरू हो गए थे। कलकत्ता, नोआखोली और तिपेरा में मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए। इसकी प्रतिक्रिया बिहार, गढ़मुक्तेश्वर और अहमदाबाद में हुई, जहां हिंदुओं ने मुसलमानों पर अत्याचार किए। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को भड़काने के लिए बिहार दिवस मनाया और धीरे धीरे इस तरह से पूरे भारत सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया। लीग ने अंतरिम सरकार में अपना प्रतिनिधि भेजकर कांग्रेस की नीतियों में बाधा उत्पन्न की और ये साबित कर दिया कि लीग कांग्रेस को अपना समर्थन नहीं देगी। लेकिन प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट योजना की रक्षा के लिए एक और प्रयत्न किया और लंदन में एक सम्मेलन आयोजित किया। पंडित नेहरू, सरदार बलदेव सिंह जिन्ना और लियाकत अली खां 6 दिसंबर तक लंदन में ब्रिटिश सरकार से विचार विमर्श करते रहे, किंतु कोई समझौता नहीं हो सका। लंदन सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीयता ने भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए अंतिम संघर्ष किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। 6 दिसंबर को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि यदि विधानसभा में भारतीय जनता के बहुत बड़े भाग का प्रतिनिधित्व न हुआ तो उसके द्वारा निर्मित संविधान देश के विरोधी भागों पर नहीं थोपा जाएगा। इस घोषणा ने संविधान परिषद के प्रभाव पर कुठाराघात किया। इस संविधान परिषद की बैठक 9 दिसंबर को नई दिल्ली में आरंभ हुई, लेकिन इसमें लीग का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। इसी बीच कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगे आरंभ हो गए और सांप्रदायिक संघर्ष शीघ्र ही सारे देश में फैल गया। पंजाब में लीग के संघर्ष ने शासन प्रबंध में गतिरोध उत्पन्न कर दिया। 1947 के मार्च-अप्रैल के महीनों में प्रांत भर में सांप्रदायिक दंगे होते रहे। अब यह स्पष्ट हो गया कि लॉर्ड वेवल सफलतापूर्वक सत्ता हस्तांतरण करने में असफल हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री एटली ने सांप्रदायिक दंगों की स्थिति को देखते हुए और भारतीय राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत के उत्तरदायी व्यक्तियों को सत्ता सौंप देगी। इसके साथ ही यह घोषणा की गई कि लॉर्ड वेवल को भारत से वापस बुला लिया जाएगा और उसके स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाएगा, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होंगे। एटली की घोषणा के अनुसार माउंटबेटन ने 24 मार्च 1947 को भारत के गवर्नर जनरल का पद ग्रहण कर लिया। माउंटबेटन का कार्य था 30 जून 1948 तक भारत के लिए एक सर्वसम्मत हल ढूंढ निकालना। अब इसके लिए माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से बातचीत करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने लीग के नेताओं से वार्ता की और यह निष्कर्ष निकाला कि संयुक्त भारत के लिए
सर्वसम्मत हल की कोई संभावना नहीं है। अतः इसके बदले में नया फार्मूला देश का विभाजन ही हो सकता था। किंतु देश के विभाजन के लिए कांग्रेसी नेताओं को, विशेषकर गांधी को कैसे तैयार किया जाए, यह वायसराय के लिए एक बड़ी चुनौती थी। माउंटबेटन ने गांधी से 2 बार बातचीत की थी, लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया था कि यदि पूरे भारत में भी आग लग जाए तो भी पाकिस्तान का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। इधर कांग्रेस के अन्य नेताओं ने यह अनुभव कर लिया था कि गांधी जी व्यवहारिक आदमी नहीं हैं। अतः अब कांग्रेस भी अपने महत्वपूर्ण फैसले बिना गांधी की सलाह से करने लगी। इनमें से एक फैसला कांग्रेस कार्य समिति के मार्च 1947 ईस्वी वाले प्रस्ताव में था, जिसमें पंजाब को 2 टुकड़ों में बांटने की सिफारिश थी, एक टुकड़ा हिंदुओं का और दूसरा मुसलमानों का। अतः कांग्रेस की नीति में अब बुनियादी अंतर आ गया। माउंटबेटन ने तुरंत सरदार पटेल से बातचीत की। सरदार पटेल ने माउंटबेटन की विभाजन की सलाह स्वीकार कर ली। मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि जैसे ही पटेल को विश्वास दिला दिया गया, माउंटबेटन ने अपना ध्यान नेहरू पर जमा दिया। पहले तो नेहरू राजी नहीं हुए, बंटवारे की बात पर भड़क उठे, लेकिन माउंटबेटन ने पीछा नहीं छोड़ा और धीरे धीरे नेहरू भी विभाजन के लिए तैयार हो गए। जिन्ना को कभी यह उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इतनी जल्दी पाकिस्तान बनाने की बात मान लेंगे। वायसराय ने इन विभिन्न नेताओं से बात करके एक योजना तैयार की, जिसे डिकी बर्ड योजना भी कहा जाता है। डिकी बर्ड योजना में प्रावधान था कि प्रांतों को पहले स्वाधीन राज्य बना दिया जाए। इस योजना ने भारतीय संघ के विचार को या भारत एवं पाकिस्तान के अधिराज्य बनाए जाने के विचार को स्वीकार नहीं किया। मद्रास, बम्बई, यूपी, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम तथा बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र के मुस्लिम बहुल प्रांतों को स्वाधीन घोषित होना था और वे सभी प्रांत अलग तय करें कि भारतीय संविधान परिषद में शामिल हुआ जाए या नहीं। अपनी इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए माउंटबेटन ने इसे 2 मई 1947 को लंदन भेजा, जहां पर लॉर्ड इस्मे तथा जॉर्ज एबल से स्वीकृति लेनी थी। गांधी को जब बंटवारे के बारे में पता चला तो वो तुरंत दिल्ली आए और सरदार पटेल व पंडित नेहरू से बातचीत की। बाद में उन्होंने वायसराय से भेंट की और कहा कि किसी भी स्थिति में अविभाजित हिंदुस्तान के लिए उसे कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वायसराय ने स्पष्ट कह दिया कि अब बात उसके हाथ से बाहर हो चुकी है। गांधी जी ने जिन्ना से भी बातचीत की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। इधर वायसराय दिल्ली से शिमला चले गए, जहां उनके सलाहकार वीपी मेनन से उन्होंने बातचीत की और मेनन ने उसे बताया कि उसके पास भी
एक योजना है। इस संबंध में लियोनार्ड मोसले लिखते हैं कि यह सब सुनकर माउंटबेटन की हालत उस बच्चे जैसी हो गई जो अपना खिलौना देखकर खुशी से नाच रहा हो और अकस्मात उसकी नज़र दूसरे बच्चे पर पड़ जाए जिसके पास और भी बढ़िया खिलौना हो। 8 मई 1947 को पंडित नेहरू और कृष्ण मेनन वायसराय से मिले और तीनों ने मिलकर वीपी मेनन की योजना पर विचार विमर्श किया तथा अंत में वायसराय ने नेहरू से पूछा कि यदि इस समय की बातचीत के आधार पर योजना बनाई जाए तो क्या कांग्रेस उसे स्वीकार कर लेगी। किंतु पंडित नेहरू ने कहा कि योजना का प्रारूप देखे बिना वह कुछ नहीं कह सकता। बैठक की समाप्ति के बाद वायसराय ने वीपी मेनन से कहा कि नेहरू शाम को दिल्ली जा रहा है, उससे पहले ही आप योजना के प्रारूप पर उसकी स्वीकृति ले लें। उसी दिन शाम को 6 बजे तक वीपी मेनन ने योजना का प्रारूप तैयार किया और नेहरू की स्वीकृति ले ली। नेहरू की स्वीकृति के बाद 18 मई 1947 को वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन और वीपी मेनन लंदन गए। लंदन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने उस योजना को स्वीकृति दे दी। वायसराय ने भारत लौटकर 2 जून को भारतीय नेताओं की बैठक बुलाई, लेकिन उससे पहले माउंटबेटन ने कहा कि प्रत्येक दल इस योजना पर विचार विमर्श कर ले और अपनी सहमति भेज दे। कांग्रेस ने मेनन योजना पर अपनी स्वीकृति दे दी, लेकिन जिन्ना की ओर से कोई उत्तर नहीं आने पर वायसराय ने जिन्ना से दृढ़तापूर्वक कहा कि यदि आपका यही रवैया रहा तो कल सुबह जो बैठक होने वाली है उसमें कांग्रेस और सिख इस योजना को अस्वीकार कर देंगे और आप अपना पाकिस्तान गंवा बैठेंगे। यदि आप मुस्लिम लीग की ओर से स्वीकार नहीं करेंगे तो लीग की तरफ से मैं स्वयं स्वीकार कर लूँगा और यह कहने की कोशिश उठा लूँगा कि आपने मुझे आश्वासन दिया है और मैं उससे संतुष्ट हूँ। मेरी एक शर्त है कि जब मैं सुबह बैठक में ये कहूँ कि जिन्ना ने मुझे आश्वासन दिया है और मैं उससे संतुष्ट हूँ और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है, तो उस समय आप किसी भी परिस्थिति में इसका प्रतिरोध नहीं करेंगे और जब मैं आपकी तरफ देखूं तो आप मौन प्रकट करते हुए सिर हिला देंगे। 2 जून को प्रातः भारतीय नेताओं की वायसराय के साथ बैठक हुई, जिसमें नेहरू, कृपलानी, पटेल, जिन्ना, लियाकत अली तथा बलदेव सिंह आदि ने भाग लिया। सभी पक्षों ने योजना को स्वीकार कर लिया। जिन्ना ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। 3 जून को वायसराय, नेहरू और जिन्ना रेडियो पर भारत की जनता को सूचना देने गए। सबसे पहले रेडियो पर माउंटबेटन ने अपनी योजना को प्रसारित किया। अब देखिए माउंटबेटन योजना क्या थी, इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए थे। तो सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने यह व्यक्त किया कि ब्रिटिश सरकार की यह इच्छा है कि वह भारत का शासन शीघ्र ही ऐसी सरकार को सौंप दे जिसका निर्माण जनता की इच्छा पर हो। दूसरा, वह संविधान में कोई बाधा नहीं खड़ी करना चाहती
तीसरा, योजना ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान संविधान द्वारा निर्मित संविधान को देश के उन भागों पर नहीं लादा जाए जो इसे स्वीकार नहीं करते। नेक्स्ट, यह जानने के लिए कि देश के वे भाग जो इस संविधान सभा के संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं, किसी नई संविधान सभा का निर्णय करना चाहते हैं या नहीं, इस प्रक्रिया का अनुकरण किया जाएगा। पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं के अधिवेशन 2 भागों में किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक और मुस्लिम बहुसंख्यक दोनों के अधिवेशन अलग अलग आयोजित होंगे, जिसमें एक भाग उन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का होगा जिनमें मुसलमानों का बहुमत नहीं है। उनके सामने यह प्रश्न प्रस्तुत किया जाएगा कि वे अपने प्रांत का विभाजन करना चाहते हैं अथवा नहीं। यदि वोट विभाजन के पक्ष में आए तो उनका यह निर्णय होगा कि वर्तमान संविधान सभा में सम्मिलित होना चाहते हैं अथवा एक पृथक संविधान का निर्माण चाहते हैं। 5वां, सिंध की विधानसभा को भी इस बात के निर्णय का अवसर दिया जाएगा। 6, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के विषय में इस विषय का निर्णय वहाँ की विधानसभा द्वारा नहीं वरन जनमत द्वारा किया जाएगा। 7वां, असम के सिलहट जिले में मुसलमानों की बहुसंख्या है, जबकि अन्य भागों में हिंदुओं की। सिलहट जिले में इस बात का निर्णय जनमत द्वारा किया जाएगा कि वहाँ की जनता असम के अंतर्गत रहना चाहती है या पूर्वी बंगाल के। 8वां, देशी रियासतों के संबंध में उसी योजना तथा व्यवस्था को स्वीकार किया जाएगा जिसका निर्धारण कैबिनेट मिशन योजना में किया गया था। 9वां, यदि उपर्युक्त योजना के अनुसार मुस्लिम क्षेत्र विभाजन का समर्थन करते हैं तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के निर्धारण के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी। इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि ब्रिटिश सरकार 1948 तक सत्ता हस्तांतरित करने की प्रतीक्षा नहीं करेगी, वरन वह 1947 में ही इस कार्य को समाप्त कर देना चाहती है। 3 जून को वायसराय, नेहरू और जिन्ना रेडियो पर भारत की जनता को सूचना देने गए। सर्वप्रथम रेडियो पर माउंटबेटन ने अपनी योजना के बारे में बताया। उसके बाद पंडित नेहरू ने रेडियो पर भावात्मक भाषण दिया और कहा, मैं बहुत खुशी से इस प्रस्ताव की सिफारिश नहीं कर रहा। यद्यपि यह ठीक है कि मेरे दिमाग में इस बात पर कोई शंका नहीं कि इस समय यही सबसे अच्छा रास्ता है। जिन्ना उस दिन बड़े उदास थे, क्योंकि जिस क्षेत्र के लिए वह दीमक लगा पाकिस्तान कह रहे थे, अब वही दीमक लगा पाकिस्तान लेकर ही उसे संतुष्ट होना पड़ रहा था। अतः उसने रेडियो पर कहा, यह हम लोगों के लिए सोचने की बात है कि जो योजना ब्रिटिश सरकार सामने रख रही है उसे हम समझौता आखिरी सौदे के रूप में स्वीकार करें। फिर उसकी सूखी आवाज़ में सुनाई पड़ा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिन्ना के बाद सिख नेता बलदेव सिंह ने घोषणा की,
बलदेव सिंह के दिमाग में इस योजना के बारे में कोई शंका नहीं थी। उसने कहा, यह समझौता नहीं था, आखिरी सौदा था। इसमें हर किसी को खुशी नहीं होगी, सिखों को तो हरगिज़ नहीं, लेकिन फिर भी यह गुजारे लायक है। हम लोगों को इसे मान लेना चाहिए। योजना को सभी भारतीय नेताओं ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन सत्ता हस्तांतरित करने की तारीख निश्चित नहीं की गई थी। तो आगे ब्रिटिश सरकार की क्या रणनीति रही? क्या भारत विभाजन के लिए कोई तारीख निश्चित की गई या उसके लिए फिर से कोई नया विधेयक सामने आया? और उस विधेयक के प्रति भारतीय नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही और भारत को किस तरह से आज़ादी मिली और उस आज़ादी की तारीख क्या तय की गई, ये हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।